नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। ईरान ने जोल गदर को सिक्योरिटी चीफ बना दिया है। लारिजानी की जगह जोल गदचदर सिक्योरिटी चीफ है। लारिजानी के साथ क्या हुआ आपने देखा। लारिजानी की अंतिम यात्रा में कितने लाखों लोग जुटे वो भी आपने देख लिया। और लारिजानी के बाद कहीं से भी रुकने झुकने को ईरान फिलहाल तैयार नहीं है। जहां डोनाल्ड ट्रंप बार बार अब जिस तरीके के उनके तेवर आ रहे हैं, पहले बहुत तल्ख थे, अब थोड़े नरम हो रहे हैं और बदले बदले से भी साहिब नजर आते हैं। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है? ईरान तो कहीं से रुकने को झुकने को तैयार नहीं है। वो एक्सपर्ट जो कह रहे थे 24 घंटे, 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, इससे ज्यादा ईरान की क्या औकात, क्या बिसात। लेकिन आप देख लीजिए, इट्स बीन 25 डेज और अभी भी ईरान जो है उसी अग्रेशन के साथ जमा हुआ है। आप जान रहे हैं अमेरिकी बेसिस को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और अब लारिजानी के बाद एक और चेहरे को रक्षा चीफ उन्होंने नियुक्त कर दिया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण जंग को 25 दिन हो चुके हैं। खाड़ी देशों से लेकर वॉशिंगटन तक बारूद की गंध फैल चुकी है। लेकिन इस युद्ध के मैदान के साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही है, जहां ट्रंप के बयान हर बार झूठे साबित हो रहे हैं। और अब तक ट्रंप को सब कहते थे प्रेसिडेंट ट्रंप, अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप, अब कह रहे हैं फ्लिपिंग ट्रंप। क्या है समझिए इस रिपोर्ट से। एक सार्थक चर्चा भी करेंगे, एक पैनल भी मेरे साथ जुड़ रहा है, तारुफ आप कराऊंगा। शुरुआत इस टॉपिक के साथ, इस रिपोर्ट के साथ। पिछले 25 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावों की झड़ी लगा दी है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के दावे एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं। 28 फरवरी को जब ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था, तब ये दावा किया गया था कि 48 घंटे में हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन वॉर 25वें दिन भी जारी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो फिर ईरान अभी भी जंग में सीना ताने खड़ा है। ईरान की आर्मी को किससे आदेश मिल रहे हैं? कहां छुपा है मुस्तफा खामेनेई? ईरानी हमले में अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए, कई यूएस फाइटर जेट गिराए गए, जिसका पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध में अमेरिकी सैनिक को खरोच तक नहीं आई। ऐसे ही ट्रंप ने होर्मुज पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर 5 दिन हमला न करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री को भी बलि का बकरा बना दिया। And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end, or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night. तो क्या 5 दिन में ट्रंप ढाई चाल चलेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध से बाहर निकलने का कोई एग्जिट प्लान है, या फिर गिरते बाजार के दबाव में 5 दिन हमला रोकने का दिन में बयान दिया और रात में पलट गए? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहले अल्टीमेटम देना, फिर बताना कि हम बातचीत कर रहे हैं। और जंग जब शुरू हुई उससे पहले भी ओमान में बातचीत चली रही थी। ईरान कह रहा है ये 2 शैतान है, एक छोटा शैतान है, एक बड़ा शैतान है। और जिस तरीके से ट्रंप नेगोशिएशन स्टाइल, जो ट्रंप का वर्ल्ड फेमस है, दुनिया जानती है बिजनेसमैन ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्या उसी दिशा में डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से बिल्कुल 100% ठीक होते हुए आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग क्या उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं? इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार वक्ता प्रवक्ता शुवेंदु शेखर अवस्थी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। शुवेंदु सर, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तरार नेता वक्ता भरत सिंह सर मुझे नजर आ रहे हैं। भरत दा, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप इनका एनालिसिस देखते हैं, सुनते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। शरदेंदु सर, नमस्कार कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ एक और जाना माना चेहरा, ऑलवेज स्माइलिंग, पूर्णिमा नाथ जी, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं, अमेरिका से मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं। और जब जब डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है तो पूर्णिमा जी का एक स्ट्रॉन्ग टेक रहता है। वी ऑल आर जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट।
पूर्णिमा जी, अपने शो की ओपनिंग आपके साथ कर रहा हूं, 2 मिनट नॉन स्टॉप आपको दूंगा। पूर्णिमा जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, कभी बहुत अग्रेशन के साथ कि 4-5 हफ्ते वॉर होगी, हमने ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, डील बहुत शानदार तरीके से आगे जा रही है, हम उनका यूरेनियम ले लेंगे, फिर हम 5 दिन हमला नहीं करेंगे, अभी मेरे पास अपडेट है कि हमले तो हो ही रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप फ्लिपिंग ट्रंप हो गए हैं या फिर यही है क्लासिक ट्रंप नेगोशिएशन स्टाइल? क्योंकि आप उनको देखती हैं, उनकी पॉलिसीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं, आपका टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। ये क्लासिक ट्रम्प है, वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। वही वन ऑफ द एजेंडा इज डोमिनेंस इन मीडिया। आपने देखा है जब से ट्रम्प आई है और जब से ट्रम्प कैंपेन में चली है, कोई एक दिन गया है बिना हेडलाइन की उनकी। he loves it, he loves the media, he loves to dominate the media cycle and the news cycle की समय कितना होता है? 24 hours at the max, 48 hours ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप उनके ट्रूथ सोशल पोस्ट में उनका हेडलाइन बन जाती है, उनका ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है। वो किसी से बात करे ना करे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से कोई बात करे ना करे, सेक्रेटरी से बात करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके हिसाब से। पहले दिन जब स्ट्राइक किया था, वी हैव वन कोट एंड कोट बोला था, उसके बाद बोल रहे थे वी हैव अहेड ऑफ स्केड्यूल, उसके बाद बोल रहे थे वी हैव वेरी क्लोज, उसके बाद बोल रहे थे कि हमने तो ईरान को डेसिमेट कर दिया, उसके बाद बोल रहे थे कि ईरान को तो मैप से ही उड़ा दिया है। कल की बात है। तो आप मुझे बताइए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जंग का एडवाइस था ये मेरा नहीं था, तो हेक्सेट का था। वो कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी बताया था कि कुशनर और स्टीव विटकॉफ और वैंस सब ने मिलकर उनको बताया था कि अटैक करे। तो अभी धीरे धीरे आपने देखा ही होगा, वैंस जो है थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया था अपने आप को, लेकिन बात ये भी आ रही है कि शायद पाकिस्तान मीडिएट करेंगे और वहां पे वैंस और ईरानियन ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान पर मीडिएट। That's what they are saying. That's what I'm saying. It's going to be interesting. It's a big joke. It's a joke, obviously. It will be obviously a joke because ये हो भी सकता है। अभी देखिए तो पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ पे बिठा दिया क्रिप्टो के वजह से, डोनाल्ड जूनियर और स्टीव वुडकॉफ के बेटे ने। तो ये भी हो भी सकता है जो कंट्री की अगेंस्ट आपने अटैक किया टेररिज्म के लेबल पर। ईरान की बारे में तो बात कर रहे हो कि ईरान के पास वेपन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कभी बात नहीं किया आज तक। पर मैं तो अभी तुलसी गाबार्ड जी का भी बयान बहुत वायरल था, वो बता रही थी कि अब अगला टारगेट पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्रों के पास नहीं होना चाहिए। That's what is going to be सारी चीजें आ रही हैं घूम फिर के। It's very confusing at this point of time. Okay. तो जब तुलसी गाबार्ड की वो भाषण के वो सेनेट हियरिंग के बाद जब उनको पूछा गया था, उनको जो पूछा गया था कि हाउ डिड तुलसी गाबार्ड डिड, इनका सिर्फ आंसर यही था, वेरी गुड। वेरी गुड का क्या मतलब है? आई डोंट थिंक ही इज हैप्पी विद हर। नहीं, मैं आऊंगा, मैं आपसे और भी चीजें लूंगा। इंपॉर्टेंट है कि एक ओपनिंग बस हो जाए। आपने बहुत शानदार आपने बता दिया कि ये क्लासिक ट्रम्प नेगोशिएशन स्टाइल है। कंफ्यूज करो, इफ यू कैन मेक इट कंफ्यूज इट। शुभेंदु सर जल्दी से आप आ जाइए। शुभेंदु सर, आज कल लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने बात रखी, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बात रखी, प्रधानमंत्री जी अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात रख रहे हैं, इंडिया इज प्रिपेयर्ड, इंडिया इज प्रिपेयर्ड। हाँ, विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा है कि इंडिया इज प्रिपेयर्ड, वो तो बार बार कह रहे हैं पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। हालांकि इस पर भरत जी बात रखेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि अमेरिका हमारा एक बहुत शानदार ट्रेड पार्टनर है, अभी हमारी डील भी हुई है, उसको नेगेटिव अंदाज में कैसे विपक्ष फैला रहा है, बता रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि आप लगातार इन चीजों को भी लगातार मॉनिटर करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टाइल कंफ्यूजिंग है या ये उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जैसे आया, हाँ, उसके बाद वो एक ऐसा विश्व स्तर पे बताना चाहते हैं कि विश्व में जो कुछ घटना हो रही है वो सब उनकी जानकारी में हो रही है और वही उसको ठीक करा रहे हैं। अच्छा। और ऐसे समय पे हमको कई बार अपने विपक्ष के ऊपर बड़ी दया आती है। जब उन्होंने कहा कि हमने ये ऑपरेशन रुकवा दिया, लड़ाई रुकवा दिया, तो विपक्ष बोले कि भाई मोदी जी कंप्रोमाइज्ड। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तानी बिल्कुल खत्म हो जाते, उनकी सेना बिल्कुल खत्म हो जाती, शहबाज शरीफ मर जाते। हाँ, शरीफ साहब मर जाते।
हमने रुकवा दिया, वो उनको सुनाई नहीं देता है। अच्छा। तो हमारा जो विपक्ष है बहुत ज़्यादा उसको वो जो सुनना है वही सुनता है, जो नहीं सुनता, मतलब इसको हम कई बार इंग्लिश में कहेंगे सेलेक्टिव लिसनिंग। ओके। और वही विपक्ष है जहां उसको सूट करता है ट्रंप, वहां पे वो कहता है कि ट्रंप देखो क्या कह रहा है, मोदी जी कंप्रोमाइज। और जब कभी ट्रंप का कोई दूसरा टाइप का स्टेटमेंट आ जाता है तो कहते हैं देखिए हमने तो सुना ही नहीं। वो तो और कह इस रहे थे विपक्ष ना, के कारण ट्रम्प कह रहे थे इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर कहा गया वो तो। हाँ, अब ऐसी बात है, अब आज वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, जल्दी हम तीसरी होने वाले हैं। दूसरी चीज मेरा ये कहना है, कई बार ये लोग जवाब पूछते हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी कहता हूं, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और हमारे जो नेता विपक्ष हैं वो पूछते हैं मोदी जी से कि अटैक क्यों हुआ। ये कोई क्वेश्चन है? एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है और आप मोदी जी से पूछ रहे आप बताओ। तो इस तरीके का यदि विपक्ष हो जाएगा, आधारहीन हो जाएगा, तो मेरे को लगता है देश को सही दिशा के लिए नेता विपक्ष चाहिए होगा। दूसरी बात, आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो रहा है, दोनों पड़ोसी हैं, आपको जानने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा शांत रहोगे थोड़े टाइम के लिए। आप किसी एक का पक्ष लोगोगे तो कल को वो वाला नाराज हो जाएगा। इसलिए भारत एक इस तरीके का एक विदेशी नीति में चलता है, वो किसी भी के साथ नहीं है और सबके साथ में है। वो चाहता है कि शांति हो, सभी लोग आगे बढ़े, सभी देश आगे बढ़े, कोई देश दूसरे देश पे अटैक ना करे और आतंकवादियों का कहीं भरमार ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी जगहों पर शांत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंदर से अशांत हैं। यानी आप साइलेंट डिप्लोमेसी पर काम करें, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। शशि थरूर साहब का जो स्टेटमेंट आया है वो भी यही आया है। भरत जी कई बार आप स्टेटमेंट नहीं दें तो भी एक बहुत अच्छी राजनीतिक डिप्लोमेसी होती है। ओके, मैं जल्दी से शरदेंदु सर आप अपना ओपनिंग दे दीजिए। शरदेंदु सर, मैं तो हमेशा से कहता हूं जो यूनिफॉर्म में होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म में ही होते हैं। वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म। वो डिसिप्लिन मुझे स्क्रीन के इस तरफ तक महसूस होता है जब मेरे साथ कोई आप जैसा चेहरा बैठता है। तो शरदेंदु सर मुझे ये बताइए, एक तरफ कि हम तो 24 घंटे में सब कुछ खत्म कर देंगे, उसके बाद 5 दिनों के लिए हम कोई अटैक नहीं करेंगे, ये जो शिफ्ट है इसको एक रक्षा, एक डिफेंस एक्सपर्ट जिसने खुद इस तरह की चीजों में क्लोजली काम किया है, उसके मन में क्या एनालिसिस आता है? देखिए तो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का बयान देंगे। कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, कोई डिफेंस एनालिस्ट, कोई जियो पॉलिटिशियन इसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। वो एवरीडे अपने बयानों से बदल जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे लेते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा नहीं बता सकते। वो तुलसी गबार्ड को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो अपने डिफेंस सेक्रेटरी के लिए बोलते हैं कि इन्होंने युद्ध की शुरुआत की और हमें सजेशन किया, और उनके मार्को रूबियो जब बोलते हैं कि इजराइल अटैक करने वाला था इसलिए अमेरिका ने पहले अटैक कर दिया। कितने भ्रामक तरीके के आपने स्टेटमेंट देखे। और ये 5 दिन का युद्ध विराम उस समय आया, उस समय उन्होंने बोला कि एनर्जी सेक्टर पे नहीं अटैक करेंगे, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का 48 आवर्स का अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा था। ठीक है, ये 5 दिन का 5 दिन क्यों? Why not 7 days? Why not 15 days? Why not 2 days? आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए उन्होंने विश्व का आह्वान किया था। तमाम देशों को बोला कि जिनके एनर्जी रिसोर्सेज यहां से जाते हैं वो आए और हमारी मदद करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। जिसमें उन्होंने साउथ कोरिया को बोला, जापान को बोला, नाटो कंट्रीज को बोला, तमाम देशों को बोला कि हम इससे अफेक्टेड नहीं, हमारी 1% एनर्जी नीड यहां से आती है। इस तरीके के आह्वान को जब उन्होंने टटोला तो कोई उनके सामने आता हुआ नजर नहीं आया। फिर उन्होंने अपना जो मिलिट्री माइट है, जो इकोनॉमिक माइट है, उसका इस्तेमाल किया तो यूके उससे बकल डाउन हुआ और उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को फारस की खाड़ी में भेजा। और इस तरीके का जब माहौल देखा तो उनको अब समय चाहिए था। उन्होंने देखे खर्क आइलैंड के पे तमाम तरीके की स्ट्राइक की। ये 5 दिन का पॉज जो है, मेरा मानना है कि उन्होंने दिखाया कि उनके एफर्ट ऑन है पीस के लिए, लेकिन उनकी मंशा टाइम टू टाइम स्ट्राइक करने की है। और साथ में एक मैसेज दिया कि इस 5 दिनों में हो सकता है वो लॉजिस्टिक पॉज की तरफ जा रहे हो, तमाम तरीके का रीओरिएंट करें, रीटारगेटिंग करें और विश्व के सामने एक चेहरा पेश कर सके कि हम अभी भी पीस और टॉक के हिमायती हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मकसद है ये तैयारी पूरी करना। और साथ में एक और स्टेटमेंट उनका आता है कि अगर ये 5 दिन पे अगर बात नहीं बनी तो और भीषण स्ट्राइक होगी, यानी कि तैयारी पूरी है।
पूरी तरीके से वो ईरान को बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। अब जो स्ट्राइक होगी वो और भीषण होगी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे होगी, पावर सेक्टर पे होगी, ऑयल रिफाइनरी पे होगी, इस तरीके की उनकी मंशा है। लेकिन साथ में एक चीज उनके दिमाग में जो भय है वो मिड टर्म पोल है, वहां की कांग्रेस का इलेक्शन होना है, उसके लिए भी उन्होंने एक ह्यूमन फेस देने की कोशिश की। तो तमाम तरीके की डायनेमिक्स उनके दिमाग में चल रही है। हर दिन उनके लिए नया दिन होता है, नया बयान के साथ आते हैं और पिछले बयान को वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। 2 दिन पहले की बात को अगले दिन ही निगेट कर देते हैं। इस तरीके से उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की संरचना की है। लिहाजा उनको आज की डेट में वर्ल्ड में कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ईरान को, और मिडिल ईस्ट चल रहा है। और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि अब अमेरिका पे डिपेंडेंसी उनको खत्म करनी पड़ेगी। ये अपने आप में ईरान के लिए बड़ी जीत हो जाएगी अगर इसी ट्रस्ट पर वो डेफिसिट हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। अब तक जितनी भी अमीरात की है, दुबई है, जॉर्डन है, पूरा 12-15 इस्लामिक राष्ट्रों का जो गुलदस्ता है, जो अब तक अपने डिफेंस पर खर्च कर ही नहीं रहे थे, उनको ये था कि भैया अमेरिकन बेसिस हैं, ये हमें बचा लेंगे, लेकिन ईरान की मिसाइलें क्रॉस करके आ रही हैं, उनके लिए टेंशन है और ये ईरान के लिए बड़ी जीत हो सकती है। इस पर बात करूंगा एक बार। आरोन सर का, मैं भरत जी का ऑडियो ठीक हो जाए। आरोन सर आप एक रिएक्ट कर दीजिए। आरोन सर, मुझे सबसे पहले आप मेरे साथ इजराइल से जुड़े हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में। एक तो मुझे बता दीजिए, वेयर आर वी हेडिंग टू, ये वॉर किस तरीके से इजराइल आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, एक बात सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ठीक है नहीं है, कहां है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप इजराइल से ही हैं। प्लीज इस कंफ्यूजन को भी भारत एक्सप्रेस के इस मंच से दूर कर दीजिए। शलोम, नमस्ते, जय शलोम सर। रोहित, आपके लिए और सारे पैनलिस्ट को और आपके सारे व्यूवर्स के लिए। देखिएगा, जहां तक मिस्टर नेतन्याहू की बात है तो अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है उनको। और बाकायदा हमारे लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है, हमारे एज ए इजरायली सिटीजन होने के नाते हमें कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि उनको किसी तरह का कोई हार्म हुआ है। ठीक है। दूसरा, जो हमारा दिमोना और अराद का जो अटैक है, वो हम लोग पूरे इजराइल इसमें दुख में डूबा हुआ है कि 10 और 15 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से बहुत सीरियस हैं। उसमें एक बच्चा भी है। तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं और लास्ट 24 आवर्स में ऐसा कोई, पता नहीं, इंडिया का जो मीडिया है पूरी तरह से पता नहीं क्यों इजराइल से अभी हमारे ख्याल से नाराज होते जा रहा है। ये परकच्चे उड़ गए हैं, वो उड़ गया और इतने जनरलों को मार डाला, और तेल अवीव का वो क्या बोलते हैं, इनका कमांड सेंटर उड़ा दिया, ऐसा ये पता नहीं कहाँ की ये खबरें सुनाते रहते हैं। लास्ट 24 आवर्स का अपडेट हम दे रहे हैं। हमारे लिए अलर्ट्स आ रहे हैं, कभी कभी सायरन बजता है, हमारे एरिया में भी सायरन बजता है, लेकिन ना तो कोई अब एट प्रेजेंट लास्ट 24 आवर्स में ना तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी की हानि हुई है, ना ही किसी का कोई जान माल का नुकसान हुआ है। और हमारी तरफ से, हमारे ख्याल से परसों नाइट की जो सॉर्टीज इजरायली एयरफोर्स ने की थी ईरान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा घातक हमला था जिससे ईरान दहल गया है। और अब ईरान को समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, क्या बोलते हैं, किसके बिल में हाथ डाल दिया, और अब उनको परेशानी हो रही है। तो ये हमारा अपडेट है। हमारे एज ए डॉक्टर होने के नाते हम अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। हमें हर चीज की किसी तरह की, ना तो डीजल, पेट्रोल, LPG, MPG, जो भी कहिए आप, हमारे खाने पीने का सामान हमें हर तरह से मिल रहा है। कोई ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। और जहाँ तक आप कहेंगे तो अभी तक हमारी पूरी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल है। किसी तरह का कोई जो ये अभी बात, बाय द वे, हिजबुल्लाह को भी अभी इजराइल ठीक करने की कोशिश में है। अच्छा। तो जब ये हिजबुल्लाह ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं। ओके। ओपनिंग बहुत शानदार आ गया सर। अब इतनी सारी बातें फैलती है ना, इस वक्त में सर्कुलेट होती है, तो लोग सोशल मीडिया से ही उठा लेते। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स जुड़े तो कम से कम कुछ तथ्य जाए मेरी जनता के सामने। अब कुछ दावे भी हैं, कुछ सच्चाई भी है, ये भी आप पढ़िए अपने आप। मैं सीधा पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी, अभी आपने शरदेंदु सर को सुना होगा, और सिर्फ शरदेंदु सर नहीं, ग्लोबली कभी आप नेटो को हड़काते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी नेटो को हड़काते हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस अवार्ड उनको मिलना चाहिए, ऐसा वो मानते भी है डोनाल्ड ट्रंप। और मैं, क्योंकि आप जानती हैं मैं आपको सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, मैं आपके कई पिछले पोस्ट को ही देखूं तो आप खुद बार बार कई पॉलिसीज पर एक्सपोज करती हुई नजर आ रही हैं कि एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोला, एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोला। लेकिन ग्लोबली जो एक इमेज थी सुपर पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट की, आपको नहीं लगता उस पर बड़ा डेंट लगा है?
आपके दुश्मन नहीं, जो आपके दोस्त थे, जिनके साथ आप बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रहे दशकों से, वो भी अब आप पर विश्वास नहीं कर रहे, वो भी अब आपकी बातों पर, जो पहले एक ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ करता था, उसमें भी डेंट है। रोहित, आपको पता है कि इट इज हिज ओन डूइंग, इट इज हिज ओन कर्मा एंड हिज ओन डीड्स। उन्होंने पिछले एक साल क्या किया है? लिटरली ही ट्रैश्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड एंड रिडिक्यूल्ड एवरी सिंगल ग्लोबल लीडर। ठीक है। कोई यहाँ पे व्हाइट हाउस में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ट्रूथ सोशल के हिसाब से, पोस्ट सोशल मीडिया के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टेंटली ही हैज लिटरली ह्यूमिलेटेड एवरी सिंगल कंट्री, एवरी सिंगल लीडर। इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा, रशिया को पेपर टाइगर कहा। उन्होंने लिटरली, उनको जो मर्जी होता है वो बोल देते, उससे जीओपी भी लिटरली वो पोस्ट उठा के डाल देते। मुझे ये समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं करते कि इस तरह का लैंग्वेज हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। ये सिर्फ ग्लोबल लीडर की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरनली कोई रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको बोल रहे हैं क्वाइट पिगी। इंटरनली उनको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहे हैं यू डोंट स्माइल। अरे कोई रिपोर्टर है, वो आपके सामने स्माइल करने थोड़ी जा रहे हैं, आपको आपके सामने नाचने थोड़ी जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन की जवाब दो। नहीं, उल्टा ही उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उल्टा ही उनके ऊपर फेक न्यूज का लेबल लगा देते हैं। यू लुक बैड, यू डोंट, योर रेटिंग इज बैड। तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं, ये बात ठीक है, पता है, आप डोमिनेंट होइए, कोई बात नहीं, आप डोमिनेंट होइए, कोई बात नहीं। एक डोमिनेंट पर्सनालिटी भी सबको पसंद आती है, लेकिन डोमिनेंस कब नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है, शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे। Dominance is not the issue. Okay. The arrogance, the ego, Arrogance, the true. narcissism is the issue. True. तो अभी जब भी, it doesn't matter whether it is a truth social post, whether it's a press conference, whether it's a conversation with a global leader, ठीक। whether it's a conversation press conference internally, आपने उनका कोई भी 30 सेकेंड का क्लिप सुन लीजिए, ऑल यू विल हियर एंड सी एंड द वाइब इज ऑल अबाउट एरोगेंस। I have done that, I have said that, I have given the deadlines, I have made sure this is going to happen। भाई आप होते कौन हो? आप अपने आप को जीसस क्राइस्ट मान लिया, अपने आप को जीसस क्राइस्ट को भी साइड में करने की अलाइनमेंट पे खड़े हो। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली हैपनिंग? सो आपके जो क्वेश्चन था कि ग्लोबली ही डजंट हैव एनी allies today, even the western countries are hesitating to give him any kind of assurance। आपने देखा जापान की जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, नहीं, लोग डर रहे हैं भाई। वहाँ की आपने बुलाया जेलेंस्की को, कैमरास के सामने क्या कुछ किया, फिर कौन आएगा? फिर अभी आपने नेटो में क्या कुछ किया? वहाँ पे पर्ल हार्बर की बात अभी जापान, ऑब्वियसली जापानी प्रधानमंत्री पहुंची हुई थी, इतना एम्बेरसमेंट उनको किया, इतना एम्बेरस हुआ है, वो वापस जाके कह रही है दिस विल बी माय लास्ट विजिट टू यूएस। तो ये चीजें ठीक नहीं है। मैं जान रहा हूँ भरत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूँ पूर्णिमा जी, भरत जी और शुभेंदु सर को एक साथ ले लूंगा मैं, लेकिन 2 ब्रेकिंग्स है मेरे पास, जल्दी से आपके सामने फायर करता हूँ। खबर यह है कि ईरान ने 24 घंटे में इसराइल पर 7 मिसाइलें दागी हैं। अब दाग सकता है, लेकिन वहां पर आयरन डोम भी है, गोल्डन डोम भी होगा, थार्ड पैट्रियट अमेरिका का है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। सेंट्रल इजराइल में कई मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल के तेल अवीव पर भी टारगेट किया है ईरान ने। मेरे साथ पैनल में बैठे हैं इजराइल से लाइव डॉक्टर आरोन सर। उनका कहना है कि पिछले 24 घंटों में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है, वी आर लिविंग वेरी नॉर्मल। और जो दूसरी ब्रेकिंग है वो भी जल्दी से फायर कर देता हूं। इजराइल से भी बड़ी खबर आ रही है। जंग में अब तक 4836 लोगों के जख्मी होने की खबर है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनका इलाज जारी है। इजराइल से खबर आई है। तो ये 2 ब्रेकिंग्स मैंने आपको दे दी। अब बिना देरी किए मेरे साथ सीधा मैं इस सेशन की ओपनिंग कर रहा हूं, भरत दा और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। भरत दा प्लीज मुझे बता दीजिए, आपकी बात आ नहीं पाई थी, कुछ नेटवर्क इशू था, आप मुझे बताइए। शुभेंदु सर कह रहे हैं वी आर प्रिपेयर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग वी आर प्रिपेयर्ड। दुनिया देख रही है कि भारत की तैयारी शानदार है, लेकिन आप क्या मान रहे हैं? रोहित भाई, अवस्थी जी ने जो कहा है उस पर हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है और देश की जनता हंस रही है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में आए, 4 महिलाओं से जब डर गए थे, उसके बाद जो है अब संसद में आके ये कहते हैं कि देश उस हालात में पहुंचने जा रहा है कि जब कोरोना काल में जो हालात हुए थे उस हालात में पहुंचने जा रहा है। तो आप जो है संसद में आके देश की जनता को डरा रहे हैं क्या? अच्छा, कि हम कोरोना काल में जिस तरह से जो कोरोना काल में हुआ था वो अब होने वाला है, हो सकता है हो जाए। तो देश की जनता आपको चुनी है, आपको इसलिए चुनी है कि आप देश की जनता की रक्षा करेंगे और सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप उसमें विफल हो रहे हैं क्योंकि एक सनकी
जो हर घंटे अपना बयान बदलता है, उस व्यक्ति से आप डर गए। अब ये कह रहे थे कि अवस्थी जी कह रहे हैं कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज जो है विपक्ष करता है। क्यों नहीं कहा जाए भाई कॉम्प्रोमाइज है? जब वो पहली बार जब वो उन्होंने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया इंडिया और पाकिस्तान का, और एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। प्रधानमंत्री जी संसद में आके क्यों नहीं कह दिए? कौन होता है ये ट्रंप बोलने वाला? भाई ये ट्रंप होता कौन है बोलने वाला हमें कि ट्रंप हमने जो है युद्ध रुकवाया कि नहीं रुकवाया? वो युद्ध जो है हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों ने बात की और रुकवाया, मगर नहीं, एक शब्द नहीं कहा। तो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने भरतदा? वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो बोल देंगे, लेकिन हमारी फौज ने आके बोला, हमारे डीजीएमओ ने बोला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किए, फोन पे फोन किए, गिड़गिड़ाया कि रोक दो रोक दो रोक दो। रोहित भाई, एक व्यक्ति जो इस तरह से अरगरल बातें करता हो और बार बार बोलता हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश आपसे सुनना चाहता है। 56 इंच का सीना आप कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, अवस्थी जी कहते हैं नहीं हो पाया। अब उसके बाद में देश जब लाइन में खड़ा है, तब आप आके नहीं कहते हैं। 160 बच्चियां ईरान में मारी जाती है, उसमें एक बार भी आप शोक नहीं मनाते हैं। वहां की खामनेई को मारा जाता है, एक बार भी आप नहीं जो है कुछ कहते हैं। और आप ये कहते थे वहां पे जाके ईरान में कि सबसे बढ़िया अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो ईरान है हमारा। ईरान से तो हमारा वर्षों से, कितने वर्षों से हमारा जो है भाईचारा है। तो भरतदा, इजराइल के साथ नहीं है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। क्या करें? ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मैं तो एडवाइस मांग रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं एक युवा होने के नाते चाहता हूं, कांग्रेस क्या एडवाइस करना चाहती है? मेरे सवाल पूरे हो जाने दीजिए। मेरे सवाल, कोई मेहमान हमारे घर में आता है और ये सोचता है कि मैं अगर आपके घर में आ रहा हूं रोहित भाई, तो मैं सुरक्षित रहूंगा, और मेहमान जैसे घर से बाहर जाता है उसको मार दिया जाता है। यानी कि जब उसकी जहाज आई हमारे यहाँ पे आने के बाद, जैसे वो जाती है उसको मार दिया जाता है। 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर एक बार भी जो है उस पर शोक नहीं जता, और अपनी जो है कुछ भी देश के प्रधानमंत्री नहीं कहे। क्यों नहीं कहे भाई? क्या इतने आप कॉम्प्रोमाइज हो गए? इतने आप डरते हैं? ईरान जैसे देश, छोटा सा देश जो है, आज अमेरिका को हालात पतली कर दिया है, हालात पतली कर दिया उसकी, मगर हमारे देश से प्रधानमंत्री अभी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों भाई? ठीक है भरत जी, आपको एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या हम ये, रोहित जी, क्या मैं मान के चलूं कि जो टैक्स हार्मुज, जो वहां से जितने भी वहां से जहाजें निकल रही है, उससे टैक्स ले रहा है, आज वो टैक्स ले रहा है ना ईरान, तो क्या हमारी जहाजों से भी टैक्स ले रहा है क्या? ठीक है, ये खुलासा करके अवस्थी जी मैं पूछ लूंगा। अवस्थी सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक आरोन सर से मैं रिएक्शन ले लूं। आरोन सर को कहीं जाना भी है मुझे लग रहा है। आरोन सर प्लीज मुझे बताइए, अब एकाएक डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह दिया 5 दिनों तक कोई हमले नहीं। आपको नहीं लगता इजराइल का जो डिफेंस, उनकी अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, उनके जो प्लान्स होंगे, उस पर फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजों से? और आप 100% डिपेंडेंट हैं, या मैं कहूं ट्रस्ट कर रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप पर? जब हर तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी कार्यशैली पर, इजराइल 100% ट्रस्ट कर रहा है? देखिएगा, अगर आप पिछले जून से और उसके पहले से, जब से मिस्टर ट्रंप पावर में आए हैं, तब से उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो किया है। हो सकता है देर सवेर 5 दिन 10 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन जो भी उन्होंने, जैसे इसका जून का और अभी की जो बात चल रही थी, जून का स्पेशली हम बताएं आपको कि ये नेगोशिएशंस हो रहे थे, 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, उसके बाद वो हुआ था। तो ऐसा उनको, मिस्टर ट्रंप को आप पूरी तरह से ऐसा नहीं कहिएगा कि ट्रस्ट ना करें। ये 5 दिन का जो समय है अभी देखते हैं, लेकिन इसमें हम एक इजरायली सिटीजन होने के नाते हम कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं क्या होगा। लेकिन हम अपनी तरफ का, जो हमारे यहाँ पे जो कंसेंसस जो बना हुआ है इजराइल की पब्लिक का, और इजराइल के लोग क्या चाहते हैं, और हमारे ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बाय द वे, अगर मिस्टर ट्रंप अमेरिका और अगर ये विड्रॉ करता है इस वॉर से, इजराइल तो लगे रहेंगे, हम लोग इजराइल लगा रहेगा जब बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब फिर हमारे लिए पूरी फ्रीडम हो जाएगी। अभी जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि जैसे कि मिस्टर ट्रंप ने हमारे मिस्टर नेतन्याहू को बोला है कि भाई आप इनका जो कोई भी स्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन है, या जो भी इनकी जो कलेक्शन होता है इनके ऑयल का और ये सब, इसमें आप हाथ नहीं लगाएंगे।
जैसे ही अमेरिका विड्रॉ करेगा वॉर से, फिर हमारे लिए, इजराइल के लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड हो जाएगा, स्वतंत्रता रहेगी कुछ भी करने की, कुछ भी करने की। ओके, तो ये हमारा स्टैंड रहेगा। और एक बात और रोहित, प्लीज सर, जो इजराइल के लोग जो है ना, इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। कोई भी जो भी हो जाए, हर इजरायली सिटीजन का एक ही उद्देश्य और विचार है कि कैसे भी करके ये रेजीम और ये सिस्टम, ये कहते हैं कि हम अमेरिका और इंग्लैंड और इजराइल को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये आगे के इटर्निटी तक ये कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इजराइल के लोग चाहते हैं। अरुण सर, आपका एनालिसिस बहुत शानदार है, मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता होगी, लेकिन अगर इफ यू कैन जॉइन फॉर 5-7 मिनट्स मोर, इट विल बी really great for this show, अगर if it's possible। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुभेंदु सर, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। शुभेंदु सर, अब ये कांग्रेस के लोग, प्रवक्ता, नेता, सभी लोग पूछते हैं मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये इनको ये विश्वास नहीं है कि जो भारत की सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वो सही है, या बहुत दूर बैठे हुए ट्रंप साहब कह रहे हैं वो सही है। और इनको किसको मानना चाहिए, ये भी नहीं समझदारी करते हैं कि अपनी सेना की बात माने कि दूसरे बाहर भी जो बैठा उसकी बात माने, और ट्रंप की ही बात मानना ही है तो उनकी सब बातें माने। पर वो नहीं बातें कि मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि सेलेक्टिव लिसनिंग वाले लोग हैं। फिर भी अभी आप ही के नेता हैं भरत जी, शशि थरूर जी, उन्होंने क्या कहा कि बहुत अच्छा कर रही है सरकार, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। तो वो आपका स्टेटमेंट है कि नहीं है? शशि थरूर जी, मैं मानता हूं कांग्रेस में कुछ दो चार बुद्धिजीवी बचे हुए हैं, ठीक है, 2-4 बुद्धिजीवी बचे हुए हैं, और वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, भरत बाबू सुनो, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये खुद मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। यदि हम भारत कोई भी स्टेटमेंट किसी की भी फेवर में देगा, भारत के लिए ठीक नहीं होगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो। फिर भी आप लगे हुए हो कि भैया कुछ बोलो जरूर, और जब बोलोगे उसका जो रिएक्शन आएगा उससे आपको फायदा होगा। मोदी जी का विरोध करते करते आप लोग भारत का विरोध करने लगे हो, आपको समझ में अवस्थी जी, जो भी हमारे नेता शशि थरूर जी बयान दिए, उनका निजी बयान है, पार्टी ने ये सीधा क्लियर किया। आप निकाल दीजिए उनको, आप निकाल दीजिए उनको, आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है हमारे, अगर कोई नेता भैया, आपकी हिम्मत है तो उनको आप पार्टी से निकालते क्यों नहीं? मगर देश के प्रधानमंत्री का 56 भैया कहाँ गया? भैया 56 नहीं, नेता क्यों देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे रहा हूं, संसद में ये नहीं कहा भरत बाबू, ट्रंप जो भरत बाबू वो झूठ कह रहा है। भरत बाबू, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, भरत बाबू, हमें अपनी सेना पे पूरा गर्व है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं मानी उसकी बात? मंत्री क्यों, फिर उसकी बात क्यों नहीं मानी? अभी तक यदि सेना पे भरोसा था तो उसकी बात क्यों नहीं मानी? शशि थरूर गलत है तो आपने उनको नोटिस क्यों नहीं किया? 24 घंटे हो गए, कांग्रेस सरकार को नोटिस देना चाहिए शशि थरूर को, क्यों नहीं दिया? उन्होंने जो बयान दिया है तो आप नोटिस दीजिए, आप लिख के दीजिए कि उनका दिमाग खराब हो गया है, वो कुछ भी बोलते हैं, लिख के दीजिए ना, आपकी हिम्मत है तो। आपने क्यों नहीं बोला अभी तक? अरे भाई, आप कह दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं, कह दीजिए कि हम तो यही कह रहे हैं कि डरते हैं इसलिए वो बयान नहीं देते। आप कह दीजिए ना अवस्थी जी कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो डरते हैं, कॉम्प्रोमाइज है, एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हैं, इसलिए वो नहीं कहते हैं। आप कह दीजिए ना कि देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं, देश के प्रधानमंत्री 4 महिलाओं से डर जाते हैं। आप बोलते रहिए, प्रधानमंत्री 4 महिलाओं से डर जाते हैं। जब प्रधानमंत्री का जवाब दे रहे थे संसद के अंदर, जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो आपके नेता कहां थे जिसका जवाब दे सकते हैं? देश को सुरक्षित रखेगा। जब देश के सामने प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी जी कहां थे? इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। वो क्यों नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर? इसका जवाब कहां नहीं? ओके शुभेंदु सर, ओके शुभेंदु सर, मैं वापस आप दोनों को प्लेटफॉर्म दूंगा और मेरे दर्शक देख रहे होंगे, अरे ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, ये तो इश्यूज पर हम लोग बात करते हैं तो चलता है, और बिल्कुल क्लियर एड्रेसल होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है प्रॉब्लम को एड्रेस करो तभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ हम लेके जाएंगे। श्रद्धेंदु सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, हम बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी क्रिटिकल है अभी?
देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, और जिस तरीके से वहां विश्व का 20% ट्रेड होता है, ऑयल टैंकर वहां से गुजरते हैं, एक बहुत अहम इलाका है। और जिस तरीके से ईरान ने उसका सर्वेलेंस कर रखा है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने माइनिंग कर रखा है, देखिए जहां से शिप गुजरते हैं वो 1 से 2 नॉटिकल माइल का इलाका, उसने उसको पूरी तरीके से माइन कर रखा। और साथ में बोला कि अगर अमेरिका इसी तरीके से हमले करता रहा तो पूरे पूरे पर्शियन गल्फ को वो माइन कर देगा। और जो उसका सर्वेलेंस सिस्टम है, जिस तरीके से वो मॉनिटरिंग कर रहा है, जिस तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि जो उसकी स्पीड बोट है, छोटे छोटे क्राफ्ट हैं, वो सुसाइडल मिशन पे जाके किसी भी वेसल को स्ट्राइक कर सकते हैं। लिहाजा विश्व की कोई भी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने में खतरा रही है, क्योंकि वहां डेंजर है, इलाका लिमिटेड है, पूरी तरीके से माइंड है। और साथ में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इंटेलिजेंस आप ट्रैक कर रहे हैं शिप को, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। इवन आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, इन सबको ट्रैक किया गया था। कैसे इंडो पैसिफिक रीजन से निकल के आपके शिप पर्शियन गल्फ में आए, ये सारा कुछ मॉनिटर है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। इसीलिए ईरान जो इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है उससे प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है, और इससे उसने पूरे पूरे इलाके को चोक कर रखा है। ईरान का स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मिसाइल्स है और ड्रोन है, उसी पे कैपिटलाइज कर रहा। कोई एयरफोर्स नहीं, नेवी के बहुत बड़े बड़े जहाज नहीं। लिहाजा जो इसकी स्ट्रेंथ है उस पर उसने काम किया है, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को डाइवर्सिफाई किया है, डिसेंट्रलाइज किया है, इससे वो युद्ध में बना हुआ। और अमेरिका जो है इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा डिस्टेंस लेके उसको कॉस्ट बहुत महंगा पड़ रहा है। हर एक दिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर उसके वेस्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उसको लगने लगा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी वीक होता जा रहा है। और यही हाल इसराइल का भी है। इसराइल के भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है ईरान ने। जो एक मिथ था कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इंटैक्ट हैं, 4 टियर हैं, लेकिन ईरान लगातार चैलेंजेस द्वारा सैचुरेट करके तेलवी तमाम ऐसे टारगेटिंग कर रहा है, जिससे कि उसने इस मिथ को तोड़ा। लिहाजा वो युद्ध में बना हुआ। और साथ में देखिए, जब से आयतुल्लाह खमेनी को मारा है, एक वहां नेशनलिस्टिक फीलिंग आई है, हर एक ईरानी युद्ध में जुट गया है। कहां गए प्रोटेस्टर? क्या मीडिया में एक तरफ चल रहा था कि सही बात है कि लोग खुश हो रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, वो तस्वीरें मुझे याद है। जल्दी से आरोन सर, क्योंकि मैं बिल्कुल आखिर में, आरोन सर बिल्कुल आर पार की लड़ाई इस बार इजराइल के लिए। पहले तो हम सुनते थे 3H है आपका चैलेंज, हूती, हिजबुल्ला, हमास प्लस आई भी हो गया, अब आर पार की लड़ाई है इजराइल के लिए इस बार। देखिएगा रोहित, ये हम आपको और सारे पैनलिस्ट को और सारे भारतवासियों को और इवन दुनिया के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, इजराइल सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं लड़ रहा है। ओके, इजराइल फाइटिंग दिस वॉर फॉर द वर्ल्ड। अगर ईरान इस वॉर में डिफीट नहीं होता है, तो पूरी दुनिया की हालत खराब हो जाएगी। इन द सेंस, इस तरह से कि अगर अच्छा, और दूसरी बात, विदाउट न्यूक्लियर वेपन के ये हाल है, जब इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो ये सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। और इजराइल जो है ना, सिर्फ इजराइल, अब अमेरिका का भी कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं ट्रम्प गवर्नमेंट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर इनकी जगह अगर कोई डेमोक्रेटिक अगर कोई प्रेसिडेंट आता है, ओबामा और बाइडेन के जैसे, तब तो पूरी दुनिया जो है ना इस्लामिक, उसके अंडर इस्लाम को इतना बढ़ावा हो जाएगा अमेरिका में। और आपका पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया कि इजराइल इज नॉट फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, इजराइल इज फाइटिंग फॉर द होल वर्ल्ड। चेंज नहीं होती है, इजराइल इज फाइटिंग फॉर द होल वर्ल्ड। ये आरोन सर कह रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूं। पूर्णिमा जी, आई विल गिव यू 40 सेकंड्स। पूर्णिमा जी प्लीज मुझे बताइए, एस्केलेशन की तरफ कुछ है क्या? अमेरिका चाह रहा है एस्केलेशन हो ना हो, डी एस्केलेशन की तरफ हम बढ़े ना बढ़े, क्या करें? प्रेसिडेंट ट्रम्प की बयानों पे आप अगर जाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, ही एक्चुअली वांट्स टू सेल तेल। मिडिल ईस्ट जलेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा, बिकॉज अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। वो आर्म्स के साथ साथ तेल भी बेचना चाहते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट इज गोइंग टू कम इफ इट गोज लॉन्गर। अब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध छेड़ दिया। आप मुझे बताइए, यू टर्न हो नहीं सकता यहाँ से। पूर्णिमा जी, यहाँ से यू टर्न हो नहीं सकता, बिल्कुल मुझे क्लोज करना है। नहीं हो सकता। हमारी कंट्री को, लोगों का, ये डेमोक्रेसी है ना, ये नॉर्थ कोरिया थोड़ी है। सही बात है। हमारे यहाँ नो यू टर्न। भरत जी, शुभेंदु जी, 20 सेकंड्स दे पाऊंगा आप दोनों को। भरत जी बताइए, इन परिस्थितियों में सरकार के साथ विपक्ष, कांग्रेस। मैं पहले दिन से कह रहे हैं कि जो देश पे इस समय संकट आया है उसका हल जो कर सकता है वो सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार खामोश रह के कुछ नहीं कर पाएगी। जो प्रधानमंत्री 4 महिला सांसदों से डर के संसद छोड़ दे न आए, उससे देश की सुरक्षा और रक्षा की क्या हम भरोसा करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
अवस्थी जी जो है वो अरे भरत जी खुल के दिल खोल के बोलिए, हाँ हम आपके साथ हैं। वो महिलाओं वाला फैक्टर फिर ले आया। शुभेंदु जी प्लीज याद कर दीजिए, क्लोज करना है। देखिए, मैं तो खाली एक ही अनुरोध करूंगा कि मोदी जी का विरोध करते हुए देश का विरोध ना करे विपक्ष। हाँ। जब संकट की घड़ी आती है, हाँ। आपदा होती है, उस समय अवसर मत ढूंढिए, इस समय साथ खड़ा होइए। जैसे कि भाजपा पुराने समय पे आपके साथ खड़ी थी, आज का समय है भारत को एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत का हर व्यक्ति खाली और हम तो एक साथ खड़े हैं, मगर ना आप देश के बिल्कुल नहीं खड़े प्रधानमंत्री हो, चुप आप के भाग बिल्कुल रहे नहीं हैं खड़े ना। हो। अवस्थी यदि जी, आप खड़े देश के होते प्रधानमंत्री तो ऐसे भाग रहे प्रश्न हैं। नहीं हम थोड़ी नहीं भाग रहे पूछते। हैं। हम आप तो खड़े डिबेट हैं। में हम तो मानसिक पहले दिन से विकलांगता पूछ रहे की हैं स्थिति कि हमारी बोलते हो, रणनीति क्या है? आप बोलते हमारी हो कि विदेश 4 नीति महिलाओं क्या से है? आप प्रधानमंत्री उसमें भी लोग हैं। डर गया। हमारी नीति आप आपके क्या पास बात है, करते हो? विदेश नीति है। आप क्या हर बात जगह करते आप हो? लोग हैं। आप बिल्कुल आप राहुल बताइए गांधी ना, जी जैसे देश को बोलते लाइन में हो। खड़ा कर दिया। जैसा और आपका ऊपर से नेता कह रहे बोलता है हैं वैसा कि आप आगे बोलते और हो। कोरोना और जैसी ऐसा स्थिति आ बोलते गई, बोलते हमको संभाल कांग्रेस के रखना अंतिम पड़ेगा। समय में तो आप आप भी इसमें जनता को डरा रहे देखने हैं, के देश लिए प्रधानमंत्री तैयार जी रहिए। आप। डन ये हम सुरक्षित हाथों में है। कांग्रेस भरत दा। अंतिम समय देखने को तैयार है। डन भरत दा, डन शुभेंदु सर, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े मेरे साथ। देखिए कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर हमें एकजुट होना चाहिए, और लेकिन सरकार जो है जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकती। भरत दा मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन सवाल हम बार बार अगर पुराने टॉपिक्स को ही पिंच आउट करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज इतना ही मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आप सभी का। आराम सर थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी थैंक यू सो मच, शरदेंदु सर, अवस्थी साहब थैंक यू सो मच, भरत दा बहुत बहुत धन्यवाद।